मैं समय में पीछे जाना चाहता हूँ किसी मैजिकल फार्मूला की खोज में। ऐसी चमत्कारी दवा जो बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। इस खोज में अभी जो मॉडर्न साइंस के पास चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, लेज़र सिस्टम्स वगैरह हैं, वो सब तो हम लोग जानते ही हैं और करते ही हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसे छिपे हुए रेसिपी हो सकती हैं पास्ट में जो कि आज लोग भूल गए हों? तो थोड़ा सा समय में पीछे जाता हूँ कुछ अनोखी चीज़ों की खोज करने के लिए। करीब करीब 1796 में डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने एक अनोखी चीज़ दी जिसे कहते हैं होम्योपैथी। आज साइंस के तमाम रिसर्चर्स ये भरोसा करते हैं, ये रिसर्च में पाते हैं कि चीज़ें पता नहीं कैसे काम करती हैं। उधर दूसरा लोग ले रहे होते हैं दवाइयाँ, वो कहते हैं काम करती हैं। खैर जो भी हो, अगर हैनीमैन ने कुछ चीज़ें बताई होंगी सीक्रेट रेसिपी, तो वो जर्मन भाषा में होगी और वो लिखी गई होगी जर्मन में। और अगर मैं वो टेक्स्ट पा जाऊँ तो मैं गूगल ट्रांसलेट से अनुवाद करके उसको डिकोड कर सकता हूँ। थोड़ा सा और अगर मैं पीछे जाऊँ और किसी चमत्कारी फॉर्मूले की खोज में, तो आयुर्वेद है जिसमें कि है लघुत्रयी, जिसमें कि इन ग्रंथों की रचना की गई है कोई 1000 से 1200-1300 ईस्वी के आसपास। और इनकी रचना की गई है संस्कृत में, और ये लिखी गई हैं जिस तरीके से मॉडर्न संस्कृत जिसे बोलते हैं, जिसे देवनागरी लिपि बोलते हैं। भाषा एक चीज़ होती है जैसे संस्कृत, लेकिन लिखने का सिस्टम, राइटिंग सिस्टम अलग चीज़ होता है जिसे हम लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा है लेकिन इसे लिखा जाता है देवनागरी में, वैसे ही संस्कृत एक भाषा है जिसे लिखा जाता है देवनागरी में। तो मैं उसे पढ़ सकता हूँ और समझने की कोशिश भी कर सकता हूँ। थोड़ा सा और पहले जाऊँ मैं किसी सीक्रेट फार्मूला की खोज में, तो आयुर्वेद में एक बृहत्त्रयी का ज़माना था, ईसा से कोई 700 साल पहले चरक के ज़माने में, और उससे कुछ समय बाद सुश्रुत के ज़माने में, जब उन्होंने 3 महान बड़े ग्रंथ लिखे। तीसरा वाग्भट ने लिखा, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रह। अगर उन्होंने इसकी रचना की थी तो भाषा वही थी संस्कृत, जो अभी है लगभग वैसी वैसी, लेकिन लिखने का तरीका बिल्कुल अलग था। वो ब्राह्मी लिपि का ज़माना था। संस्कृत भी ऐसे लिखी जाती थी कि मैं उसे पढ़ ही नहीं सकता, और गूगल भी मेरी इसमें मदद नहीं कर सकता। थोड़ा सा और पीछे अगर मैं जाना चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि संस्कृत के सबसे पुराने ज़माने में जाऊँ, चरक और सुश्रुत से भी पहले ज़माने में। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना ग्रंथ है, और इसका समय है कोई ईसा से 3500 साल पहले। आज से मान के चलते हैं मोटा मोटा 5000 साल पहले। और उस ज़माने में अगर कोई सीक्रेट फार्मूला होगा तो वो लिखा ही नहीं गया, क्योंकि लिखने का कोई सिस्टम ही नहीं था। यही वजह है कि वेदों को माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन से जनरेशन बाय जनरेशन याद करके संजो के रखा गया। तो कहीं किसी चमत्कारी ऋषि ने कोई फॉर्मूला ढूंढा होगा तो शायद वो लिख ही नहीं पाया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिखने का सिस्टम नहीं था। अगर हम ब्राह्मी से पहले जाएं तो एक और लिखने का सिस्टम है जिसे बोलते हैं अरेमिक। और ये अरेमिक लैंग्वेज अरब से लेकर के हिंदुस्तान के बीच में रहने वाले लोगों ने ईजाद किया था। और ऐसा कहते हैं कि अरेमिक से ही तमाम दूसरी भाषाएं डेवलप हुई हैं, जैसे कि हिब्रू, अरबी, फारसी और ब्राह्मी। ब्राह्मी से ही बाद में आई है देवनागरी। ऐसा लिंक वैज्ञानिक लोग बताते हैं, जो लिंग्विस्ट हैं वो ऐसा बताते हैं। तो जो बहुत पुराने सीक्रेट फॉर्मूले होंगे वो अरेमिक में लिखे गए होंगे, और अरेमिक डेसिफर कर ली गई है। आज लिंग्विस्ट इसे पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं। और अगर कोई सीक्रेट फार्मूला होगा तो कुछ विशेषज्ञों की मदद से मैं फिर भी वो पढ़ सकता हूँ। लेकिन इससे भी अगर मैं पहले जाऊँ तो इराक, मेसोपोटामिया के इलाके में फिनीशियन लोग रहते थे। उन्होंने पहली बार दुनिया में लिखने का सिस्टम डेवलप किया। इसे हम फिनीशियन राइटिंग सिस्टम बोलते हैं। ये फिनीशियन राइटिंग सिस्टम ही सारे राइटिंग सिस्टम की मदर सिस्टम है, और इसी में से अरामिक भाषा आई थी। तो शायद इसमें कुछ हमें फॉर्मूला मिले, तो भी दुनिया में कुछ एक दो ऐसे लिंग्विस्ट होंगे जो इसे भी डिकोड कर सकते हैं। ये फिनीशियन लैंग्वेज जो है, जो अरामिक में आई, इसी फिनीशियन से ग्रीक लैंग्वेज बनी, और फिर ग्रीक से बनी लैटिन और सिरिलिक, जिसमें रशियन लिखी जाती है। तो इस तरह से लैंग्वेज सिस्टम्स की एक चेन है। ऐसा कहते हैं कि दुनिया के एक हिस्से में फिनीशियन लोगों ने पहले लिखना शुरू किया, और फिर अलग अलग हिस्सों में जब कबीले बढ़ते गए तो उन्होंने उसमें कुछ एडिशंस किए और लिखने का सिस्टम बदलता गया। तो किसी बहुत प्राचीन सीक्रेट फार्मूला को पढ़ने के लिए मुझे थोड़ा लिंग्विस्ट भी बनना पड़ेगा, और इसकी भी जानकारी लेनी पड़ेगी कि आखिर जो बात लिखी गई है वो कैसे लिखी गई है। जो फिनीशियन लोग थे, उन लोगों ने जो लिखने का सिस्टम बनाया था वो उन दिनों पेपर नहीं हुआ करता था।
तो अगर मैं ऐसा कल्पना करता हूँ कि मुझे कोई ऐसी किताब मिल जाएगी जिसमें कि भले ही वो बहुत पुरानी भाषा है उसमें लिखा होगा, तो यहाँ भी मैं गलत हूँ। उन दिनों किताब हुआ ही नहीं करती थी, तो वो लिखा करते थे मिट्टी की ईंटों पर। वहाँ चिकनी मिट्टी की ईंटें बनाई जाती थी और उसके ऊपर खुदाई कर दिया जाता था, फिर उन्हें सुखा दिया था हवा में। तो ये उस समय का ग्रंथ हुआ करता। तो एक पन्ना अगर आपको कुछ लिखना है तो आपके पास ईंटों का एक ढेर लग जाएगा। और कल्पना करिए अगर फिनिशियन लोगों के पास कोई लाइब्रेरी होगी तो वहाँ दूर तक ईंटें फैली होंगी। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में हम लोग खुदाई में कहीं ऐसे ईंटों का ढेर पाएंगे जो दरअसल फिनिशियन लाइब्रेरी हो, जहाँ बहुत सीक्रेट फॉर्मूला मिले। उससे भी पुराने समय में मैं जाना चाहता हूँ, और वो समय यही हिंदुस्तान में था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का समय। ये वो सभ्यता थी जो ऋग्वेद से भी पहले थी, आर्यों से भी पहले की सभ्यता थी। और इसमें भी एक लिंग्विस्टिक सिस्टम पाया गया, कुछ चीज़ें उकेरी हुई पाई गई हैं जिसे आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में अगर मुझे कुछ ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला मिलता है तो उसे मैं तो क्या, दुनिया में कोई ऐसा लिंग्विस्ट नहीं है जो अभी तक पढ़ पाया हो। तो बिल्कुल ही असंभव है कि मैं उसे समझ पाऊँ। मैं इस वीडियो का अंत करना चाहता हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हिंदुस्तान के राष्ट्रपति थे और उन्होंने एक किताब लिखी थी इंडियन फिलॉसफी। उन्होंने इसमें एक बात कही कि जो ज्ञान है वो वृक्ष की तरह होता है, छोटे से बड़ा होता है और बड़े से और बड़ा होता है। तो हमारा ये कहना कि नॉलेज जो है वो पहले बहुत ज़्यादा होगा और फिर हम भूल गए, ऐसा नहीं है। जो भी पहले का ज्ञान था वो सोफिस्टिकेटेड होते हुए, डेवलप होते हुए आज आया है। तो आज जो कुछ भी है मॉडर्न साइंस में, जो कुछ भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जितनी दवाइयाँ हैं, वो निश्चित तौर पे उन हज़ारों साल पहले रहने वाले लोगों से की तुलना में कहीं ज़्यादा है। तो मुझे शायद पीछे नहीं, आगे की तरफ देखना चाहिए।